दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोलो सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलटी मैथ्स से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, चैप्टर वाइज हम कवर करने वाले हैं। एलटी मैथ्स की बात हम कर रहे हैं। तो एलटी मैथ्स में जितने भी चैप्टर हैं, तो चैप्टर वाइज मैंने इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट जो नोट्स होंगे, जो फॉर्मूले होंगे, वो लेकर आए हैं। और साथ ही साथ इसके बेसिस पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। तो ये वाला जो सेशन है, इसमें हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो जिसमें कि फर्स्ट फार्मूला आप देख रहे होंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है कि इफ़ मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन क्या होगा? एडजॉइंट ए जो होगा आपका, एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है आपका मॉड ए एन के पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा इस टाइप में, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। इसमें सेकंड लिखा है कि इफ़ ए बी एन बाई एन मैट्रिक्स, देन क्या होगा, ठीक है। अगर एन बाई एन की मैट्रिक्स होगी तब क्या होगा फार्मूला। तो उसके लिए आपको ये फार्मूला देख रहे होंगे यहाँ पे, ये, ठीक है। एडजॉइंट मॉड एडजॉइंट डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, फिर मॉड क्लोज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। या तो आप इस फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला निकल कर आता है। एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा फार्मूला आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है पॉइंट है आपका कि जो डेल्टा है, जो डेल है, इसमें डेल्टा जो है, डेल्टा इक्वल टू है अगर मैट्रिक्स ए बी सी डी, इस तरीके से है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो देन लैम्डा डेल्टा इक्वल किसके बराबर होगा, ठीक है। डेल्टा इक्वल किसके बराबर होगा? अगर इसकी वैल्यू पूछी है तो उसको किस तरीके से करते हैं कि किसी एक कॉलम या रो में आप या तो ऐसे में कॉलम में ले लीजिए, ऐसे में, या फिर आप रो में ले लीजिए, ठीक है। तो रो और कॉलम में क्या करना होता है? लैम्डा का गुणा करना होता है। किसका गुणा करना होता है? लैम्डा वाले साइन का गुणा करना पड़ता है, ठीक है। होपफुली ये थर्ड पॉइंट आपको समझ आएगा। जहाँ पर ये चीज़ पूछी गई होगी वहाँ पे आपने ये करना है इस तरीके से। या तो रो में आपने लैम्डा का मल्टीप्लाई करना है या कॉलम में कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन के बेसिस पे होगा, जो भी ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। इसमें लिखा है ट्रेस। जो ट्रेस होता है वो आपका पता है कि किस तरीके से होता है। जैसे कोई ये है ए बी सी डी, इस तरीके से। तो जो इसका डायगोनल है, जो इसके डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और डी आप देख रहे होंगे। तो ए और डी का जो डायगोनल है, ये डायगोनल है इस मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट्स का। तो यही आपका क्या कहलाता है? ट्रेस कहलाता है। उसका सम, जो दोनों का डायगोनल में जो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, उसका सम ही आपका ट्रेस कहलाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कि ए इनवर्स, आपको पता होगा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि जब ए डैश, डैश का मतलब आप ट्रांसपोज समझ सकते हैं, ठीक है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। डैश की जगह पे यहाँ पे टी है आपका ट्रांसपोज, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। इसी में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसमें माइनस का अंतर आ जाता है दोनों में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मॉड ए इक्वल टू जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस माइनस वन यहाँ पे, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है इसका 6 का, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो मॉड ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। और नॉन सिंगुलर की बात होगा तो नॉट इक्वल टू 0। तो यही है इसमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 है इसमें कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना होगा तो इस तरीके से आप ए माइनस लैम्डा आई की डिटर्मिनेंट्स में इस तरीके से ये लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर आप वहाँ से वैल्यू या रूट्स उसके निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 है इसमें कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। अगर कोई भी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये लिखा है कि एक उसमें किस में आता है? सिमेट्रिक में आता है, प्लस दोनों का सम होता है, और एक स्क्यू सिमेट्रिक में। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है आपका और ये
सिमेट्रिक है। तो इस तरीके से दोनों को जो सम होगा वो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, इस तरीके से इसको शो किया जा सकता है, ठीक है, सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में, दोनों में। ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसमें कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपका राइट आंसर रहेगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 है कंसिस्टेंस इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। कंसिस्टेंस इक्वेशन की अगर बात करें कि जैसे कोई ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जैसे 2x + 3y = 6 दे दिया, जेड नहीं दिया, ठीक है। जैसे 3x + 4y + 9z = 0 दे दिया, या फिर तीसरी इक्वेशन, ये दो ही इक्वेशन, सपोज दो ही इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो इसका बताना है कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होते हैं आपके, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, या नन ऑफ दिस होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसको किस तरह मतलब किस विधि से किया जाता है या किस फॉर्मूले से किया जाता है, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखा है दे हैव वन और मोर सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंस इक्वेशंस होती हैं तो उसमें क्या होता है, या तो एक सॉल्यूशन होगा या तो उससे अधिक होगा। तो यूनिक, इसमें दो चीज़ें आती है, एक आपका यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि ये कोई इक्वेशन है आपके पास, x + 2y = 4, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन ये है 3x + 2y = 2। तो ये इक्वेशन दोनों दे रखी है। अब इसमें क्या होगी कि जो x और y की जो वैल्यू आएगी, जो x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वही एक मिनट, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, दोनों की क्या आएगी, अलग अलग आएगी। और अगर अलग अलग आएगी तो वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। किसमें, कंसिस्टेंस इक्वेशंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी में सेकंड है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब आपके पास दो इक्वेशन दी होगी, ठीक है, दो इक्वेशन दी होगी, x + 2y = 4 और दूसरी दी है 3x + 6y = 12। ये दोनों इक्वेशन दिए हैं, आपने इन दोनों को क्या करना है कि अगर जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये है, एक मिनट, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो सेकंड इक्वेशन जो है आपके पास, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन लेते तो क्या बचेगा यहाँ से, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया गया। तो देन ये जो थर्ड इक्वेशन आई वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के मतलब बराबर आई है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी वैसे ही थर्ड इक्वेशन आई। तो दोनों क्या हैं, जब इक्वल हो जाते हैं दोनों इक्वेशन, फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड अगर इक्वल हो जाती है तो क्या हो जाता है, दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका कंसिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इनकंसिस्टेंस इक्वेशन की बात करते हैं। अगर 10वां पॉइंट है आपका इनकंसिस्टेंस इक्वेशन, तो इसमें के लिए क्या होता है, दे हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें होता है अगर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होती है तो उसमें होता है दे हैव नो इक्वेशंस, ठीक है, नो सॉल्यूशन, सॉरी। इसमें भी कुछ पॉइंट है आपके, ठीक है। अगर जैसे आपके पास दे हैव नो सॉल्यूशन का है, तो जैसे दो इक्वेशन दे दिया आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इक्वेशन दी है x + 2y = 4 और दूसरी दी है 3x + 6y = 5। तो मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने लेफ़्ट साइड में मैंने यहाँ से क्या करा, 3 कॉमन ले लिया, तो इक्वेशन बची x + 2y = 5। तो यह मैंने 3 यहाँ नीचे ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ x + 2y। तो जो ये वाला लेफ़्ट वाला साइड है और इसका लेफ़्ट वाला साइड है वो क्या है, इक्वल है। बट जो इसके राइट वाले साइड है वो क्या है, अनइक्वल है। तो इसमें लिखा है कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड की जो कांस्टेंट है, क्या है, जो कांस्टेंट है, एक 4 है और एक ये कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है, आर डिफरेंट देन दे हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो तब नो सॉल्यूशन होगा कब, जब इसके कांस्टेंट जो होंगे वो अनइक्वल होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं, जैसे इक्वेशन समझते हैं आसानी से। जैसे ये लिखा है यहाँ पे x + 2y = z = 3z = 4 और दूसरा है 3x + 2y + z = 1, x + y + z = 2। सपोज ये है, ठीक है। तो अगर इसकी रैंक निकालनी है तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है और इसके इस तरीके से रैंक निकाली जाती है। अगर हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसी में किसमें, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक इस तरीके से निकालना है, अगर रैंक निकालनी है तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरी अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से अगर इसकी सी से अगर वो निकालनी है रैंक, तो इसको इस तरीके से कुछ लिखा जाता है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। जो इसके कांस्टेंट टर्म थे उसको इस तरीके से लिखा जाता है सच दैट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रैंक इस तरीके से निकलती है, रैंक ए सच दैट या रेशियो बी =, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तब इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, अब देखो फर्स्ट कंडीशन है इसमें कि इफ़ रैंक ए = रैंक सी, अगर दोनों रैंक, अगर जैसे हम रैंक ए और सी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने इसकी रैंक और इसकी रैंक, दोनों की रैंक निकाल दी हमने, ठीक है। तो अगर ये दोनों की रैंक की इनकी बराबर आती हैं, ठीक है, तब क्या होगा,
देन द इक्वेशन आर कंसिस्टेंस, ठीक है। जब दोनों इक्वल होंगे तब आपकी इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंस होगी। इफ़, अब इसमें भी अलग पॉइंट है इसी में, रैंक फर्स्ट और रैंक सी में, रैंक ए इक्वल टू रैंक सी में, कंसिस्टेंस में, कि इफ़ रैंक ए इक्वल टू रैंक सी तो होगा, बट नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स देखना है आपको, तो उसमें क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आंसर आएगा, ठीक है, कि इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, देखते हैं इसी का बी पॉइंट। इफ़ रैंक ए इक्वल टू रैंक सी, ठीक है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसकी रैंक जो है, रैंक ए इक्वल टू रैंक सी है और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स इक्वल टू, तब क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आ रही है, मतलब इसका मतलब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ से रैंक इसकी आई 2, इसकी भी रैंक आई 2, और नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स होंगे, जो इसमें वेरिएबल्स में दिखा देता हूँ आपको, ये है जो इसमें, सॉरी, ये जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स हैं आपके, ठीक है। तो इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, और वेरिएबल्स भी अगर आपके 2 लिए गए हैं, तो ये क्या है, आपका यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नीचे, इसका बी पॉइंट। इफ़ रैंक ए इक्वल टू रैंक सी और लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। मतलब ये कम होगा और ये भी कम होगा और ये ज़्यादा हो गया, वेरिएबल्स ज़्यादा हो गए, तो इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन होती है तो वो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है इनकंसिस्टेंस का, ठीक है, कंसिस्टेंस का ही है अभी, इनकंसिस्टेंस का है, ठीक है। तो इफ़ रैंक ए इक्वल टू रैंक सी, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे, रैंक ए और रैंक सी, ये इसकी रैंक अलग आ रही है, इसकी अलग आ रही है, तो क्या हो जाएगा, आपका इनकंसिस्टेंस कहलाएगा और इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दे हैव नो सॉल्यूशन। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 11 पॉइंट, हार्मिशियन मैट्रिक्स जो है, हार्मिशियन मैट्रिक्स ये कहती है कि ये है इसका, ठीक है, हार्मिशियन मैट्रिक्स का ए कंजुगेट का होल ट्रांसपोज, ठीक है, ए कंजुगेट का होल ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए, ये होता है आपका हार्मिशियन, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके साइन जो हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें तो अपोजिट हो जाता है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वही है सेम इसका, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे, ए कंजुगेट का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं ऑल एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में भी पूछे गए हैं और पेपर में पूछे गए थे पहले भी, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन देख सकते हैं आप इनको। इसमें लिखा है कि वर्ग आव्यूह ए एंड बी के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है। तो अगर वर्ग आव्यूह होगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो ए और बी के लिए कौन सा इसमें ट्रू होने वाला है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो यह वाला तो नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसमें सेकंड पॉइंट है, तो ये आपका हो सकता है ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत दे रखा है इस तरीके से। नेक्स्ट है इसमें सेकंड, कि एक हार्मिटी आव्यूह के लिए अभिलाक्षणिक मूल होते हैं, ठीक है। अगर हार्मिशियन आव्यूह है या हार्मिशियन मैट्रिक्स है आपके लिए, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उसके होते हैं रियल कैरेक्टर रूट होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, रियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को व्यक्त किया जा सकता है। अगर प्रत्येक वर्ग आव्यूह की बात करें तो अभी हमने बताया था कि एक सम जो होता है वो किसका होता है, एक सिमेट्रिक का होता है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट रहने वाला है, ठीक है। अभी करा था हमने किस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको करते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विषम सममित आव्यूह को प्रत्येक विकर्ण अवयव होता है, ठीक है। अगर कोई विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका जो डायगोनल होगा, उसका अवयव जो होगा वो किस तरीके से होता है, तो वो होता है आपका 0, ठीक है। यदि यह विषम सममित मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर क्या होगा। अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ए स्क्वायर जो होगा वो किस में आ जाएगा, सिमेट्रिक में आएगा, ठीक है, सममित में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक सममिति मैट्रिक्स का आइगन मूल्य हमेशा होता है। अगर कोई रियल या इमेजनरी, सॉरी, ठीक है, वास्तविक सममित मैट्रिक्स का आइगन जो मूल्य होता है वो आपका किस तरीके से होता है, आपका रियल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि यदि मैट्रिक्स ए का घात, अगर ए की घात अगर ये है और मैट्रिक्स बी की घात अगर ये है और मैट्रिक्स सी की घात अगर ये है, तो ए ट्रांसपोज इंटू बी
का होल ट्रांसपोज इंटू सी टी का घात क्या होगा। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ए टी निकालोगे आप, पहले ट्रांसपोज कर दोगे, अगर 4/3 है तो जैसे ए है, और ए का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे तो 3/4, इस तरीके से ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरीके का आप बी डैश का भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से सी ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं। देन उसको आप इसमें रखोगे तो सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो आपका 4th पॉइंट जो है वो आपका राइट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वर्ग मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है, ठीक है, अगर ए वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ए जो है वो ऑर्थोगोनल, तो ए का निर्धारक क्या होगा। तो ए का जो निर्धारक होगा वो आपका, एक मिनट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था। यदि वर्ग मैट्रिक्स ए का लंब ऑर्थोगोनल है तो ए का निर्धारक होगा। तो ए का निर्धारक आपको पता है ए +-1 होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि ए n वर्ग आव्यूह ए का सारणिक 3 है, ठीक है, अगर कोई n वर्ग आव्यूह है, उसका ए है, उसका जो सारणिक है वो कितना है, 3 है, तो आव्यूह ए के एडजॉइंट का सारणिक 243 है। आपको सब कुछ दिया है, ठीक है। ए का जो सारणिक वो मॉड दिया है वो 3 दिया है, और इसका एडजॉइंट जो दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए जो दे रखा है वो 243 दे रखा है। तो आपने वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला आपको पता है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि यदि ए कोई आव्यूह mn कोटि का है, अगर कोई mn कोटि का है और ताकि ए बी और बी ए दोनों परिभाषित हों, दोनों क्या है आपके पास परिभाषित हैं, तब क्या होगा, बी जो बी होगा वो क्या होगा, n इंटू एम मैट्रिक्स का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको ध्यान याद रखना आप, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वह है कि यदि ए n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट मॉड ए मॉड एडजॉइंट ब्रैकेट एडजॉइंट ऑफ ए मॉड क्लोज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी फार्मूला ऊपर बताया था, ये वाला फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू ऑल।